हेलो दोस्तों, हम लोग स्पेशल रेलवे के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। पिछले बार 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए गए थे। प्रत्येक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 क्वेश्चन अगर 35 शिफ्ट में पूछा गया है, इसका मतलब टोटल हो जाते हैं 13,500 क्वेश्चन। और इन 13,500 क्वेश्चन में बहुत सारे रिपीटेड है और बहुत सारे ऐसे नए क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं जिसका आंसर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। मगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर इसीलिए क्वेश्चन लगाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि रेलवे कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में आप लोग बेहतर स्कोर करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व कीजिए। हम लोग ऑफिशियल आंसर की को ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि रेलवे का जो आंसर है वो सेटिस्फाई है या नहीं है, वो सही है कि गलत है। कुछ क्वेश्चन गलत भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसका भी सही क्वेश्चन का आंसर होते हुए भी उस क्वेश्चन को रेलवे गलत बता देता है। तो वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे और एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं लगातार 100 तक, शुरुआत से लेकर एंड तक 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि, और इसमें आप लोग खुद को भी चेक कीजिएगा कि 100 क्वेश्चनों में आप लोग कितना कर पा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है और किस में आपको काम करने की ज़रूरत है, किस में आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, लगभग 60 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, 55 से 60 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मगर आपका जो 40 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो उसी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है। और इन 40 क्वेश्चनों को करने के लिए प्रीवियस ईयर आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए, 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आप उसको भी देखिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चनों की। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, आपके सामने है, पढ़िए क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजय हुआ है। अब आईसीसी अंडर 19 आईसीसी, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको पता होगा कि दुबई में है। और अभी जो चेयरमैन है वो कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। और भारत 4 बार जीत चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाता है भारत। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम लोग ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एग्जाम में क्या पूछा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य घास के मैदान के बारे में पूछा जाता है। घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रकार के मुख्य फेमस से 2 है। क्या क्या है? एक डाउन्स घास के मैदान है और एक पंपास घास के मैदान है। आपको अगर पता हो और ना पता हो तो आप लोग नोट कीजिएगा कि डाउन्स घास के मैदान और पंपास घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ऑस्ट्रेलिया की मैप को जब आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके का मैप बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके का ऑस्ट्रेलिया है और इसमें इस इलाके में एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पे ही इसके किनारे, समुद्र के किनारे महान प्रवाल भित्ति है। महान प्रवाल भित्ति। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी पूछा जाता है कि महान प्रवाल भित्ति किस देश में पाया जाता है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी या कह सकते हो सबसे ऊंचा पर्वत है जिसको कॉसियस को बोलते हैं। कॉसियस को। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के नाम सुनते ही आपको 5 क्वेश्चन, मिनिमम 6 क्वेश्चन याद रखना है कि डाउन्स पंपास घास के मैदान को कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और महान प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कॉसियस को। ये 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही और एक ऑस्ट्रेलिया की क्वेश्चन बन जाता है, क्या? एक वहाँ पे जल संधि है जो न्यू गिनी के साथ जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी जो है उसके साथ एक जल संधि लगती है जिसे टॉरेस जल संधि बोलते हैं। टॉरेस जल संधि बोलते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के नाम सुनते ही आपको 6 चीज दिमाग में आने चाहिए: डाउन्स, पंपास, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान प्रवाल भित्ति, कॉसियस्को और टॉरेस जल संधि। ठीक है, भारत के बारे में आप लोगों को पता है,
ज़्यादा भारत के बारे में जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी 100 क्वेश्चनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे सारे ऑप्शन को देखते हुए। अब पूछा जा रहा है यूरोप में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो यूरोप को जब भारत के ऊपर तरफ देखोगे तो आपको रूस मिलेगा। रूस का एरिया, पूरा रूस का एरिया एशिया और यूरोप तक फैला हुआ है। तो वहीं पे एक नदी है वोल्गा नदी, वो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राइन नदी है, राइन नदी के बारे में भी पूछा गया है। तो राइन नदी सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, मगर राइन नदी जो है वो जर्मनी का रूर क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? जर्मनी का रूर क्षेत्र बोला जाता है इसको। जर्मनी का रूर क्षेत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है, कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। राइन नदी से भारत में पूछा जाता है, भारत के लिए क्वेश्चन होता है कि भारत में रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो भारत में रूर क्षेत्र जो है वो दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है, दामोदर नदी घाटी को रूर क्षेत्र, क्योंकि दामोदर नदी घाटी में भी बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, ये बात आपको जानना है। और ये नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, जो कि मध्य एशिया की झील है। कैस्पियन सागर में गिरती है, मध्य एशिया की झील है, एशिया की झील है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। ये कैस्पियन सागर नाम से है, मगर ये एक तरीके का झील है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यूराल जो है वो एक पर्वत श्रृंखला है, यूराल बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है जो कि रूस में स्थित है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल पर्वत श्रृंखला के बगल में यूराल एक नदी भी है जो कि कैस्पियन सागर में ही वो भी गिरती है। उसके बाद बारी आता है डैन्यूब नदी की, और ये डैन्यूब नदी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दे कि मध्य यूरोप में बहती है। ये कहाँ बहती है? मध्य यूरोप में, मध्य यूरोप में बहती है और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती हुई काला सागर में गिरती है, काला सागर में गिरती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काला सागर, जिसे कृष्ण सागर या काला सागर के नाम से भी जाना जाता है, एक महाद्वीपीय समुद्र है जो तुर्की में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तुर्की में ये स्थित है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैथ का क्वेश्चन है कि 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x को चुनें ताकि x से विभाजित पूर्ण हो सके। अब आपके पास 9, 8, 7, x और 5 और 4 है और आपको डिवाइड करना है 6 से। तो आपको पता है 6 से डिविजिबल होता तभी है जब 2 या 3 से डिवाइड हो, और 2 से डिवाइड होने का शर्त यह है कि लास्ट जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड होने के लिए इवन होना चाहिए, ठीक है। तो इवन है, ये 4 है, तो ये तो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है? 3 से डिविजिबल होने के लिए इन सब का जोड़, मतलब 9 + 8 + 7 + x + 5 + 4 जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके वो 3 से डिवाइड होगा। तो इसको 8 कीजिए, कितना होगा? 9 और 8 17, 17 और 7 हो जाएगा 24, 24 + x और 5 29, 29, 29 + 4 आपके पास हो जाता है 33। अब 33 तो डिविजिबल है, ये है, इसमें क्या जोड़े कि और 3 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे x भी है तो x की जगह आपको 3 लिखना होगा। तो x = आप 3 जब रख दोगे तो डिविजिबल हो जाएगा 6 से, ठीक है। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि कम समय में 100 क्वेश्चनों को करना होता है। आपको भी एग्जाम में 1 ही घंटा का टाइम मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है? लचीला और कोमल जो है वो धातु होता है, तांबा है यहाँ पे, ठीक है। सल्फर के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए थोड़ा सा। सल्फर जो है इसे गंधक बोला जाता है, इसकी परमाणु संख्या 16 है, इससे गंधक के रूप में भी आप लोग जानते हो। तांबा के बारे में आप लोगों को बता दें, तांबा का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या जो होता है, कॉपर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, 29 होता है। वहीं कार्बन का कितना होता है ये सब आप बताइए, और फास्फोरस का कितना होता है? फास्फोरस का मैं बता देता हूँ कि 15 होता है। कार्बन का बहुत ईजी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फास्फोरस के बारे में और जानकारी ले तो माचिस के निर्माण में फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। किसका? माचिस के निर्माण में। माचिस में जो तिल्ली होती है उसमें यहाँ पे एक रेड होता है, ठीक है, रेड का परत चढ़ाया जाता है, वो फास्फोरस का बना होता है। यहाँ तक आपको ये बात याद रखना है। और सल्फर का उपयोग पौधे के विकास में किया जाता है, पौधे में सल्फर डाला जाता है,
पौधे में सल्फर डाला जाता है ताकि उसका विकास हो सके। खाद के रूप में सल्फर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, देखिए पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ गया। पीरियोडिक टेबल में आप जब सल्फर को ढूंढोगे तो आपके सामने यहाँ पे मिलेगा, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये सल्फर है, ठीक है। ये ग्रुप 16 में है, ग्रुप 17 जो है इस ग्रुप को होलोजन कहा जाता है। और ग्रुप 18 में जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब को नोबल गैस कहा जाता है। ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो पीरियोडिक टेबल को भी आपको समय समय पर देखते चलना है, इसके कुछ तत्वों को भी देखते चलना है, क्योंकि कॉपर के बारे में पूछा गया है तो कॉपर का 29 होता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी होती है। अभी मैंने आपको कहा कि निष्क्रिय गैस मतलब कि नोबल गैस होता है, मगर कुछ और भी गैस होते हैं जिसे निष्क्रिय गैस कहा जाता है, जैसे कि आर्गन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो कौन सा गैस है? निष्क्रिय गैस है, जो कि बल्ब में, विद्युत बल्ब में भरे जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन होलोजन ग्रुप में पाया जाता है। Cl हमने अभी कहा कि 17 ग्रुप में आता है क्लोरीन, जिसे कि उसे होलोजन बोला जाता है, होलोजन समूह का नाम दिया गया है। पीरियोडिक टेबल आप जब देखिएगा तो आपको अभी मैंने कहा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है ग्रुप 17 में, ये क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और ये 17 ग्रुप में आता है। इसे होलोजन ग्रुप कहा जाता है, इसको नोबल ग्रुप कहा जाता है। और ऑक्सीजन के बारे में आप लोग इस यहाँ पे ढूंढिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन यहाँ है, जो कि ग्रुप 16 में, और इसका परमाणु संख्या जो है आपको मिलेगा, कार्बन के बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 8 मिलेगा आपको, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? 8 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक वेट भी 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग। अब भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा है। निर्वाचन आयोग के बारे में क्या पूछे? पूरे देश में डैश को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, निर्वाचन आयोग के बारे में नहीं, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन को घुमा के कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस आपको पता है कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। आप आर्टिकल नंबर जब 324 पढ़ते हो, 324 से 329 तक जो है वो निर्वाचन आयोग को संरक्षण प्रदान करता है। हमारा संविधान पूरे भारत में स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव कराने के लिए, हर 5 साल में चुनाव होता है लोकसभा का, आपको पता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव कराने का जिम्मा निर्वाचन आयोग को होता है, जो एक संवैधानिक निकाय है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन को देखिए, 80 मीटर ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है और चौथे सेकंड में तय की गई दूरी के बारे में पूछा गया है। 4 सेकंड में, तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है और 4 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। Sn = U + 2n - 1 / 2 × G। तो इस फार्मूला में जब आप किसी बॉल को ऊपर से गिराओगे तो सबसे पहले हाथ में पकड़ोगे तो हाथ में उसका स्पीड कितना होगा? 0 होगा। तो U = आपके पास 0 है और V जो है यहाँ पे लिखना नहीं है, तो V के बारे में पता भी नहीं करना है, आपको पता करना है एसनथ सेकेंड में। तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है, U के जगह पे प्लस, N के जगह पे आपको 4 लिखना है, -1 / 2, और G का वैल्यू 9.8 होता है, मगर यहाँ पे बोला गया है कि G का वैल्यू आपको 10 लेना है। तो G का वैल्यू यहाँ पे 10 लेंगे। इसको 5 से काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। 4 दूना 8, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 × 5 = 35। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए कि आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल किस तरह से फिजिक्स के पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो तनों, जड़ों और पत्तियां अलग नहीं है? अब इसमें स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा के बारे में बताया तो वो इस तरह का दिखता है। इसमें पत्तियां, जड़, तना सभी एक ही चीज़ में होता है। आप इसको इस फिगर से बेहतर जान सकते हो। आप कभी नदी में या तालाब में उतरे हो तो आप इस तरह के सवाल देखे होंगे। तो ये जो है वो स्पाइरोगायरा है, जिसका जड़, तना, पत्तियां सेम होती है। फिर अगर अधिकतर रेलवे वैसे ही क्वेश्चन पूछता है जो हमारे आसपास घटी घटनाएं होती है या हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ होती है, उसी को उठा के रेलवे क्वेश्चन बनाता है। इजी क्वेश्चन होता है। अगर उसको ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा अपने आसपास तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सीखते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन जानते हैं हम लोग, देखते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को डेस मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था। अब क्या मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान स्टार्ट किया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2016 में स्टार्ट किया गया था 11 अगस्त में। ये पेपर है 17 तारीख 8वां महीना 2019 का, ठीक है, 2019 का पेपर है ये।
उस समय में 2016 का क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब कि रेलवे ये 2019 तक एग्ज़ाम चला था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और 2016 का, 2017, 2018 तक का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो उसी हिसाब से आपको याद रखना है। और करंट अफेयर जब आप पढ़ो तो आपको इवेंट याद रखना है। इवेंट अगर कहीं कोई घटता है तो आपको याद रखना है। प्राइज़ किसको कितना मिला, अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपको वो सभी बातें ध्यान रखना है। स्पोर्ट के जो स्पोर्ट पर्सन है उसका नाम भी याद रखना है। अगर कोई प्रेसिडेंट कुछ काम करता है या कोई समारोह या उत्सव का आयोजन करता है या कोई उद्घाटन करता है उसको भी याद रखना है। और पीएम जो है वो अगर कोई योजना लाते हैं तो रेलवे यही सब क्वेश्चन यही सब से उठाता है, इसी 6 पॉइंट से। क्या, इवेंट से, प्राइज़, अवार्ड और स्पोर्ट, प्रेसिडेंट का काम और पीएम का काम, कोई योजना। ठीक है, तो बेटी दिवस उस दिन को मनाए जाने के लिए उस उद्देश्य, बेटी दिवस के उद्देश्य सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया था। ठीक है, सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11 अगस्त 2016 को, और ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का है मगर फिर भी इंडिया के भीतर घटी घटना है तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है और ईजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अब देखिए 136 है, ब्रैकेट में डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, प्लस है। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 17 × 13 क्या हो जाएगा आपके पास, 17 21 2 2 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस देखिए, इसको माइनस कीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। और गुना इस ब्रैकेट को अब देखिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 140 में अगर 60 जोड़ते हैं तो 207 आ जाएगा, वहाँ पे 5 है तो 207 आ जाएगा, 207। और डिवाइड बाई 23, इसको 9 से काट सकते हो क्या, बिल्कुल काट सकते हो। इसको कितना से काट सकते हो आप लोग बताइए, 9 से इसमें जाएगा क्या, नहीं। अब इसको देखिए, इसको 9 और 18 से गुना कीजिए, 18 और 9, यहाँ पे 18 गुने 9 होगा, प्लस यहाँ पे 2 2 1 हो जाएगा। और इसको काट के देखिए कितना से कटेगा आपका, 8 से कट जाएगा क्या, 8 7 8 56, 8 से कट जाएगा, बिल्कुल 8 से कटेगा। तो यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 और 9 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 162 हो जाएगा, क्योंकि 90 और 72, 2 और यहाँ पे 60, 162 हो जाएगा, माइनस 2 2 1 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के पर यहाँ पे 100 माइनस करेंगे, फिर 62 माइनस करेंगे, इज इक्वल टू आपके पास 67 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्योंकि 8 हमने जोड़ दिया, इन दोनों को अगर आप लोग माइनस करते हो तो आपके पास कितना, 59 आता है ना, 59, और यहाँ पे प्लस 8 है तो इन दोनों को ऐड करके 67 आ जाएगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन का क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तवक नहीं है। अब सरल अस्थायी उत्तवक नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, सरल अस्थायी उत्तवक नहीं है। 2 प्रकार के उत्तक होते हैं प्लांट में, कौन कौन सा, एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है, तो वही पूछा गया है। तो जाइलम जो है, जाइलम सरल अस्थायी उत्तवक नहीं है। जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के उत्तवक होते हैं पेड़ में, इंपॉर्टेंट। जाइलम का काम होता है जो पेड़ होते हैं उसके जो जड़ होता है, जड़ से पानी और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाना। कहाँ तक पहुंचाना, पत्तियों तक पहुंचाना, ताकि भोजन बना सके। उसके बाद जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का काम होता है पत्तियों में जो खाना बनता है उसको पेड़ के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाना होता है। ठीक है, कॉलेनकाइमा आंतरिक संरचना देता है, जो आंतरिक संरचना देता है पेड़ में वो कॉलेनकाइमा होता है। स्केलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पेड़ मुड़ के भी उड़ जाता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी स्केलेनकाइमा। और स्केलेनकाइमा के और बहुत सारे काम हैं। और पिछला क्वेश्चन में भी जो पार्ट 3 है, क्वेश्चन हम लोग जब कर रहे थे पार्ट 3 में, तो उसमें भी स्केलेनकाइमा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने बताया था, आप लोग नोट कर सकते हो, वहाँ भी उस वीडियो को भी देखिए अगर नहीं देखे हो तो। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको, प्लांट उत्तवक के बारे में हमने डिटेल से उसमें चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिसके अनुपात इतना दिया गया है। अब रेशियो दे दिया गया है तो पहला भाग क्या होगा, अब 1/2, यहाँ पे फिर 2/3, फिर रेशियो 3, फिर रेशियो 4 है। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन में है उसको, फ्रैक्शन को हटाने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आपके पास 6 हो जाएगा, मतलब 6 हम सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 24 आ जाएगा। इन सब को ऐड कीजिए तो आ जाएगा आपके पास 49, क्योंकि 20 30, 8 दूना 16, 30 40,
46 और इधर ऐड करने पर आपके पास आ जा रहा है कितना, 49 आ जा रहा है। ठीक है, अब 49 इज इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, 686। तो 49 इज इक्वल टू 686 दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है कि पहला हिस्सा क्या है, 3 का हिस्सा क्या है। तो 686 डिवाइड बाई 49 इंटू आपको करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको काटिए, इसको काटने कितना जाएगा, एक बार में जाएगा और फिर बचा वहाँ पे 4 बार में जाएगा। तो 14 इंटू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा 42। आंसर आ गया आपके पास 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब रेशियो वाला क्वेश्चन को इजी से करना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह को हॉलोजन कहा जाता है। अभी मैंने बताया था कि जो वर्ग 17 है, ग्रुप 17 है, उसको क्या कहा जाता है, हॉलोजन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको। और 18 में नोबल गैस कहा जाता है, हमने अभी बताया था आपको। पीरियोडिक टेबल देखिए, आपको पता चलेगा कि जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसको क्या कहा जाता है, ग्रुप 17 में हॉलोजन, इसको नोबल गैस ग्रुप 18 में। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, 2 प्रतिरोध 10 ओम और अन्य 20 ओम को 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए सर्किट में विद्युत धारा के बारे में पूछ रहा है। अब ये ओम जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध जिसे बोलते हैं हम लोग, उसका ऐसा यूनिट ओम बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको तो पता होगा पहले से, क्योंकि क्लास 9th के फिजिक्स में ये बताया गया है कि प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है। तो इसका नॉर्मल सा ओम के नियम से आपको पता होगा V इज इक्वल टू IR होता है। अगर नहीं पता है तो आप जब क्लास 9 का NCERT पढ़ोगे तो वहाँ से आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तो V इज इक्वल टू IR होता है। I यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा है, R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, V क्या है, ये वोल्ट है। तो V का जगह पे आप लोग 6 भी लिखोगे। I को आपको निकालने के लिए बोला गया है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, और R आपके पास क्या है, 10 और 20 क्या है, 10 + 20। तो I इंटू 30 इज इक्वल टू 6। इसको आप 5 बार में काट सकते हो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5I आ जाएगा। अब I इज इक्वल टू आपके पास मतलब विद्युत धारा इज इक्वल टू 1/5 और 1/5 को 0.2। I का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर 0.2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। ये दूसरा नंबर का न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया। यदि किसी एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% वृद्धि कर दिया जाए, मतलब एक आयत है और इस आयत में जो लंबाई है वो इधर 8% बढ़ा देगा और इधर 12% बढ़ा देगा। कितना, 12% बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा। अब 8 और 12% बढ़ाने पर कितना बड़ा आयत हो जाएगा वो पूछा जा रहा है आपसे। तो 8 + 12 + 8 इंटू 12/100। आपको ये फॉर्मूला पता है, परसेंटेज में जब सक्सेसिव निकालना होता है, A + B + AB/100। एग्जाम में आपको सॉल्व करना है जब क्वेश्चन, तो आपको सारी चीज़ आना चाहिए, सारा ट्रिक आना चाहिए। तो सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का ट्रिक होता है ये, आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। अगर आपको ये पता ना हो फिर भी हम बताएंगे अभी कि इसको अगर ये पता ना हो तो वो कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा। तो 20 + ये 96.96 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 20.96। ये आंसर आपके पास आ जाएगा, इसका सही आंसर। अगर आपको मान लेते हैं कि ये नहीं पता है, आपको सक्सेसिव फार्मूला नहीं पता है, तो आपको ये तो पता है ना कि परसेंटेज के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/100। तो 8% का क्या हो सकता है, 8/100। इसको तोड़िए, 8/100 को क्या, 4 से 4 दूना 8 और 4 25। तो आपके पास पहले 25 था और 8% में यहाँ पे 2 प्लस हुआ तो कितना बढ़ गया, 27 हो गया। उसके बाद फिर आपके पास बोला है 12%। तो 12% के भी आप जानते हो कि 12/100 लिखोगे, 3 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। मतलब पहले 25 था उसकी चौड़ाई और बढ़ा कितना, 3 बढ़ा। 3 बढ़ने से कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 625, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। जितना आएगा उसके रेस्पेक्ट में आप 625 नीचे लिखोगे, जितना यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसको ऊपर लिखोगे और गुणे कर दोगे 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 20.96। सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ये 1815 में लड़ा गया था। क्लास 9th का एक चैप्टर है फ्रांस रेवोल्यूशन, उस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो 1815 में लड़ा गया था वाटरलू का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को, इस तरह के क्वेश्चनों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री से हो या इंडियन हिस्ट्री से हो, डेट तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ये तो निश्चित है।
और आप जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कुछ अगर रटना नहीं चाह रहे हो, कुछ याद नहीं रखना चाह रहे हो, तो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, तो ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आपको, आप मुश्किल से 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर लगा लो, उसमें से जो भी आपको करंट अफेयर या उससे रिलेटेड या कोई हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है, वो सब आप याद कर लोगे तो आगे किसी भी एग्जाम में वही सब रिपीटेड क्वेश्चन होता है, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये सब क्वेश्चन याद रखना, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह वर्ग से संबंधित नहीं है। अब इसमें ऑड को निकालना है। हमारे शरीर का हिस्सा नाखून होता है, बाल भी होता है, मुहासे नहीं होते हैं, पैर का अंगूठा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि आकृति का निर्माण करने के लिए इनमें से किन किन का उपयोग किया जा सकता है। तो इस आकृति में आपको सर्कल दिख रहा है, इस आकृति में आपको त्रिभुज नहीं दिख रहा है, तो इसका उपयोग नहीं होगा। इस आकृति में जो आपको ये पैरेललोग्राम है वो दिख रहा है, तो ये भी होगा, और ये क्यूब के जैसा भी आयत है वो भी होगा, ठीक है। तो इसका भी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी किस में है, इसमें है, ये नहीं होगा। ए होगा, डी होगा, ए सी और डी तीनों होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कायल की गति विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष यहाँ पे 90 डिग्री आंसर हो जाए होने पर विद्युत धारा सबसे अधिक होती है। मतलब कि जो कायल की गति होती है ना, उसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र को 90 डिग्री में रखा जाए तो उसमें प्रेरित धारा जो होती है मैक्सिमम होती है। तो उसी चीज़ को ये पूछा गया है, क्लास 9th के एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है ये। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। मतलब आप कभी फोटो देखे हो पीसा का मीनार का, तो पीसा का मीनार इस तरह तिरछा है, तिरछा है क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र पृथ्वी के नीचे रखा गया है। तिरछा होने के कारण भी वो गिर नहीं रहा है। तो वैसे चीज़ों को, मतलब होता क्या है ना, जनरली आप जिस कलम से लिख रहे हो वो कलम जो है, उस कलम का जो गुरुत्व केंद्र है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। गुरुत्व केंद्र एक ऐसा क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ से आप उस वस्तु को उठाओगे, अपने हाथ से ऊपर उठाओगे तो आपको कम से कम बल का यूज़ करना पड़ेगा। उस जगह को गुरुत्व केंद्र बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोलते हैं, जहाँ पे जी का मान सबसे कम होता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान सबसे कम होता है तो उसका गुरुत्व केंद्र वो सेंटर हो जाएगा। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है, वह बिंदु एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। मतलब अगर आप पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र के बारे में पता चल जाएगा ना आपको, तो आप अपने हाथों से पृथ्वी को भी उठा सकते हो कम से कम फोर्स लगाकर। तो सबसे कम फोर्स लगाकर किसी वस्तु को उठाने का जो जगह होता है वो गुरुत्व केंद्र होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है 22 नंबर क्वेश्चन कि 2018 में ओडिशा के पुरी में आयोजित समारोह में किसे नबका लेब्रा पर्व अवसर पर 1000 और 10 के सिक्के जारी किए थे। अब जब राष्ट्रपति जी ओडिशा के पुरी में गए थे उस समय एक त्यौहार मनाया जा रहा था उड़ीसा में, नाबका लेब्रा पर्व उड़ीसा से संबंधित है। इसी समय, करीब इसी समय धानु यात्रा पर्व भी मनाया जाता है। आपको याद हो धानु यात्रा पर्व, धानु यात्रा जो पर्व होता है वो कृष्ण और कंस का जो बचपन की कहानी है उसको दर्शाता है, उसको बताता है। तो धानु यात्रा पर्व बोलिए या नाबका लेब्रा पर्व बोलिए, दोनों एक ही महीने के अंतर्गत मनाया जाता है, मतलब साथ ही है, अल्टरनेटिव मनाया जाता है या दोनों को रिलेटिव है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रखता है। तो राष्ट्रपति जी जब वहाँ पे गए थे तो 1000 और 10 के सिक्के जारी करने के लिए कहा गया था उस पर्व के उपलक्ष्य में। अब जब उड़ीसा के बारे में पढ़ोगे तो उड़ीसा में आपको और 2-3 बातें याद रखनी है, जैसे कि सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है क्योंकि काले पत्थरों से बनाया गया था, वो काले के जैसा दिखता है तो ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। जगन्नाथपुरी वहीं पे है, जगन्नाथ मंदिर। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क, और वहाँ पे एक झील भी है। कौन सा झील है इसके बारे में आपको पता करना है, चिल्का झील है क्या, आप लोग पता कीजिएगा। तो उड़ीसा में वैसे 2-3 क्वेश्चनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हॉकी का आयोजन होता है, वर्ल्ड चैंपियन, विश्व हॉकी मतलब विश्व कप हॉकी का जब भी होता है तो वो उड़ीसा में ही आयोजन होता है, क्योंकि हॉकी खेलने के लिए भारत में जो स्टेडियम है वो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में है। तो इसीलिए जब भी हॉकी का आयोजन भारत में किया जाता है तब
उड़ीसा में उसका स्टेडियम होने के कारण उड़ीसा के भुवनेश्वर में उसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था? कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको मंथ कोड आना चाहिए जनवरी से दिसंबर तक, और आपको रविवार, सोमवार, मंगलवार के दिन क्या नाम है उसको भी आना चाहिए। जैसे जनवरी से दिसंबर तक मंथ कोड कितना होता है? 1440250361446। अलग अलग कोड भी होता है, ठीक है। ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च, अलग अलग कोड भी होते हैं जो अलग अलग बनाए जाते हैं, अलग अलग टीचर द्वारा बताए जाते हैं। तो मैं इस कोड से सॉल्व करता हूं। तो इस कोड से अगर आपको नहीं आता है तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये जनवरी से दिसंबर तक है, जनवरी से दिसंबर तक आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है रविवार को आप 1 मानोगे, सोमवार को आप 2 मानोगे, इसी तरह मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को मान लोगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 24 मार्च बोला है तो सबसे पहले 24 लिख देंगे। मार्च बोला है, मार्च का कोड क्या है? 1, 2, जनवरी, फरवरी, मार्च 4, प्लस 2006 बोला है तो 2006 का लास्ट ईयर जो है वो ले लेंगे हम लोग, 2 डिजिट का नंबर। उसके बाद हम लोगों को ये भी निकालना है कि इसमें लीप ईयर कितना है। तो 6 को लीप ईयर निकालने के लिए 6 साल का लीप ईयर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 साल आ जाएगा लीप ईयर। उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा शताब्दी कोड। जैसे कि 2000 का पूछा जा रहा है तो 2000 का शताब्दी कोड जो होता है वो 6 होता है, तो प्लस 6 लिख देंगे। अगर इसमें 1900 का पूछा जाता तो यहाँ पे कितना हो जाता? प्लस 4 हो जाता, फिर प्लस 2 हो जाता है, फिर 0 हो जाता है, और आगे बढ़ने पर भी यहाँ पे 0 होता, 4 होता, जैसे कि 2100 का शताब्दी, फिर 2200 का हो जाता है, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 2000 का शताब्दी कोड 6 होता है। इन सब को ऐड कीजिए, कितना कितना को देखिए, 24, 4, 6, 1 और 6, इन सब को ऐड करने पर आपके पास कुछ संख्या आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 1 13, 13 4 17, 17 और 4 21 का एक हाथ में 2, और यहाँ पे 41। 41 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से डिवाइड करने पर आपके पास कितना आ जा रहा है? 5 से जाएगा 6, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 आपके पास क्या है? शुक्रवार है। 6 आपके पास शुक्रवार है। आपको अगर कैलेंडर नहीं आता है तो आप अभी यहाँ से सीख सकते हो। आपको जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये 12 को कोड है, 12 कोड याद रखने हैं आपको। इस तरह से सबसे पहले डेट लिखना है, मार्च का कोड लिखना है, 2 डिजिट का ईयर लिखना है आपको, फिर 1 लिखना है, क्योंकि हम लोग लीप ईयर निकाले 1, तो लीप ईयर के बारे में हमें लिखना है। उसके बाद ये शताब्दी कोड लिखना है और डिवाइड कर देना है 7 से, और उस हिसाब से डेट निकाल लेना है, दिन निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो का क्वेश्चन है। ये तो देख के आप बता सकते हो कि 25 से इसको 3 बार में, 25 से इसको 5 बार में काटोगे, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बोर्ड मास का क्वेश्चन है। एक बोर्ड मास का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इससे पहले, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश में होता है। पायरुवेट का विभाजन कहाँ होता है वो पूछा जा रहा है। तो पायरुवेट का विभाजन जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस। बॉडी का जो पावर हाउस है उसे माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो हम जो पायरुवेट का विभाजन होता है, विखंडन होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा देने के लिए, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा देने के लिए जो विभाजन होता है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम, इसे हम लोग सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। नाभिक जो है, हर सेल में जितने भी सेल होती है, हर सेल के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, उसी को नाभिक। और रिक्तियाँ जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको हम लोग रिक्तिकाएँ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन वर्डिंग द्वारा पुनर्विद्ध कर सकता है और पुनर्जनन कायिक कर सकता है? हाइड्रा। ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th का आनुवांशिकी का चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। जब भी कोई प्लांट होता है, मान लीजिए कि ये प्लांट है, इसके तो जड़ होंगे, यहाँ पे जड़ फैले होते हैं, तो इस जड़ से एक नया प्लांट बनता है, ठीक है, नया प्लांट बनता है, नया प्लांट बनने की कोशिश करता है। और ये जो नया प्लांट है ना, एक समय बाद जड़ के साथ अपना रिश्ता तोड़ लेता है और एक नया प्लांट बन जाता है, एक नया अलग ही प्लांट या अलग ही पौधा बन जाता है इससे अलग होकर। तो इस तरीके का जो होता है ना, वो होता है
पुनरुद्धित हाइड्रा में होता है। इस तरीके का ही दिखता है। आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा वो हाइड्रा में होता है। और एनसीईआरटी पढ़ना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th का पढ़ना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सलोनी 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी यदि वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। मतलब कि 20 किलोमीटर वो कितना में चली, 1 घंटा में चली, 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल गई, तो वो 450 किलोमीटर उसको जाना है। 20 किलोमीटर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 किलोमीटर की जगह क्या होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है क्या। तो इस किलोमीटर की जगह 3 जीरो लिख सकते हो, मीटर यहाँ पे नाम दे दोगे, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो 60 मिनट। मतलब कि 60 मिनट में 20,000 मीटर वो चलती है। 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 2 भी काट सकते हो, तो 3 मिनट में वो कितना जाएगा, यहाँ पे 10 कर सकते हो इसको, 10 मतलब 1000 मीटर 3 मिनट में वो चलती है। अब इससे भी कम आपको कितना जाना है, आपको जाना है कितना, 450 मीटर जाना है। तो आपके पास पता चल गया कि 3 मिनट में 1000 मीटर जाता है। अब इस मिनट की जगह पे आप लोग सेकंड लिखने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 होता है। इस जीरो को भी काट सकते हो क्या इसके साथ। तो 100 मीटर जाने के लिए आपके पास कितना टाइम है, 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में वो 100 मीटर जा रहा है। अगर हम 400 मीटर जाएंगे तो इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 40 और 32 72 सेकेंड में। और 50 मीटर जाना है तो 100 मीटर जाने में 18 सेकेंड लग रहा है, तो 50 मीटर जाने में उसको 9 सेकेंड लगेंगे, तो 72 और 9 81। इस तरह से सिंपली आप लोग जितना सरल तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना आसान होगा। एग्जाम में आपका माइंड सेट भी अच्छा रहेगा और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया कि 20,000 किलोमीटर, यहाँ 20,000 मीटर बोला, तो 20,000 मीटर 1 आवर में था, 1 आवर को हमने 60 मिनट में बदल दिया, और फिर मिनट की जगह फिर हमने सेकंड ले लिया, तो और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको जनरली सॉल्व कर दिया। ये 2 जीरो इससे काट दिया हमने, और फिर 200 बचा। 200 मीटर कितना में, 36 सेकंड में। इसका डबल कर सकते हो, 72 में आप 400 मीटर कर सकते हो। फिर 50 निकालने के लिए इसको फिर डिवाइड कर दीजिए, कितना 36, 200 मीटर जा रहा है तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास 50 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 9 ऐड कर दीजिएगा तो 81। किसी भी तरीके से आप लोग इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये विषम के बारे में पूछ रहा है। देखिए ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ही चल रहा है, मगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पीएच का विचार करें और किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसी में होगी जिसमें एसिटिक H+ आयन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। मतलब कि पीएच स्केल में मान लेते हैं ये पीएच स्केल है और ये 7 है, 7 से कम 0 से स्टार्ट होता है, 7 तक जाता है और 14 तक पहुंच जाता है ये, ठीक है। ये बेस है 7 के बाद, और ये एसिड है। तो एसिड जितना कम होगा H+ आयन की संख्या उतना ज़्यादा होगा। तो इन ऑप्शनों को देखिए, इन ऑप्शनों में 2.4 जो है सबसे कम वैल्यू है, तो 2.4 इसका हो जाएगा। हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता मतलब मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो हाइड्रोजन आयनों की मैक्सिमम नंबर 2.4 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। जनरली ये ऐड करने के लिए दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चनों को रेलवे जानबूझ कर देता है कि इस क्वेश्चन को तो सब कोई बना लेगा, मगर वक्त जो समय है सबके लिए समान है, तो आपको स्पीड बनाना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों पे गलती नहीं करना है, और आपको याद रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है। जैसे 44 यहाँ पे है तो 44 तो आगे लिख देंगे, और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है, और बाद में आप जितने जीरो लगा सकते हो लगा दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से नहीं यहाँ से लिखना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है, फिर 04 लिखना है। फिर इसके बाद 444 में 20 पहले ही माइनस कर देते हैं तो आपके पास 424 आ जाता है, और फिर पॉइंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 यहाँ पे लिखो। इन सबको ऐड करो, कितने 4 है, 3 2 5, 5 4 है, 5 4 20, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 48, 480 पॉइंट यहाँ पे 88 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इजी वे में जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि इजी तो क्वेश्चन है मगर आपको टाइम को भी देखना होता है। केरवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। तो केरवा मिट्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगा। भले एनसीईआरटी से रेलवे क्वेश्चन पूछता है, मगर ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल सकता है,
और अगर मिल भी जाए तो पता नहीं ऐसे कोने में लिखा रहेगा जिसको अधिकतर स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो केरवा मिट्टी कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अब जम्मू कश्मीर की जब बात आ गई है तो जम्मू कश्मीर में आपको कुछ और बातें भी याद रखनी चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर में एक फेमस झील है जिसे डल झील बोला जाता है, और एक झील है जिसे नागिन झील बोला जाता है। तो इस तरह के झीलों को आपको याद रखना है। और हाल ही में आर्टिकल 370 जो हटा है, वहाँ से करंट का न्यूज़ है, ये भी पूछा जाता है। हालांकि हट गया है ये आर्टिकल, फिर भी इसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, रेलवे के ही एग्ज़ाम में पूछा गया था कि आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है। तो वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसे राज्य को दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया था, जिसमें 370 के अंतर्गत जो 35A वाला ऑप्शन है या 35A वाला जो क्लोज है उसको रखा गया, बाकी सबको बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। राजस्थान के बारे में जब आ गया तो राजस्थान के बारे में आपको कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट याद रखने चाहिए, जैसे चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, 2 किला, और यूनेस्को कि जितने भी हेरिटेज साइट है ना वो सब आपको याद रखने चाहिए। राजस्थान के यूनेस्को हेरिटेज साइट क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, ये सब तो महाराष्ट्र के हैं, ये सब भी आपको याद रखने चाहिए। और नेशनल पार्क राजस्थान के बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो वो भी आपको याद रखना चाहिए कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं। तो कितने नेशनल पार्क है वो नहीं पूछेगा, मगर नेशनल पार्क का नाम पूछ सकता है। इसके साथ ही राजस्थान में थार का रेगिस्तान है, ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन बना हुआ है, थार का रेगिस्तान, तो ये भी पूछा गया है। इसके साथ ही राजस्थान में एक फेमस चीज़ है जिसको इस एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में कवर किया गया था, पूछा गया था, इंदिरा गांधी नहर के बारे में। इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूछा गया था। ये नहर जो है रावी और ब्यास नदी पर बनाया गया है, रावी और ब्यास नदी पर। तो इस नदी को भी पूछा गया था, इस नहर के बारे में भी राजस्थान के बारे में पूछा गया था। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वहीं पर है, कहाँ पर है? राजस्थान में। रणथंभौर, केवलादेव, घाना, अकरा नेशनल पार्क, ये सब जितने भी है वो सब राजस्थान में है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही एक सरिस्का नेशनल पार्क भी है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए। नागालैंड के बारे में इस एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में इस बार क्वेश्चन बना था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, क्या हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में। पश्चिम बंगाल में अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में भी, पश्चिम बंगाल में भी सुंदरबन डेल्टा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, इसमें से 3 छोटी संख्याएं हैं और मध्यमान 9 है, और 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान 11 है, मतलब 4 संख्या है। और बोला कि 3 छोटी संख्या का जो मध्यमान है ये जो है ये 9 है, और 4 ये बड़ी संख्या है, इसके मध्यमान 11 है। मध्यमान मतलब क्या? इधर जितना होगा उससे कम इधर भी होगा। बीच का संख्या है मतलब कि दोनों तरफ इक्वल होगा, तो यहाँ से 2 कम है तो इधर भी 2 बढ़ेगा क्या? तो 13 हो जाएगा। इधर भी 2 प्लस हुआ है तो इधर भी 2 कम होगा क्या? तो 7 हो जाएगा। और इनके बीच क्या पूछा जा रहा है? रेंज, परास, मतलब कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है? तो 13 - 7 = 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ये गलत दिया गया है तो इसको गलत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? चंद्रमा पर पृथ्वी का भार का 1/6 गुना होता है। कॉमन सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है, कौन? अयोध्या। अयोध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है और अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है? इस तरह के जब दिशा और डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछा जाए, डिस्टेंस और डायरेक्शन के, तो आपको एक चार्ट बना लेना है कि इसमें पूरब, इसमें पश्चिम, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। और आपको पूछा गया है कि अयोध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अब यहाँ से वो चलना शुरू किया, 500 मीटर यहाँ पर चला वो, उसके बाद ये राइट है, ये लेफ्ट है, उसके बाद वो मुड़ जाती है, कौन? बाएं मुड़ जाती है, बायां मुड़ जाती है, और कितना चला? 250। अब प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से देखिए, दूरी नहीं पूछा, दिशा पूछा है, तो दिशा देखिए पश्चिम और उत्तर में है क्या? तो ये देखिए पश्चिम और उत्तर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है
एक कुंडल को 2 पाइप, एक कुंड है, 2 पाइप ए और बी में क्रमशः 4 घंटे 6 घंटे में भरा जा सकता है, और जबकि भरे हुए कुंड का तीसरा पाइप सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि पाइपों का एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब ए, बी और सी 3 पाइप है, कितने पाइप है 3, ये 4 है, ये 6 आवर है, ये 8 आवर माइनस है, खाली कर रहा है। इन सब का एलसीएम लीजिए, 24 ले लेते हैं इन सब का एलसीएम, ठीक है 24 ले लेते हैं। ये इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, ये माइनस में। तीनों को ऐड कीजिए, आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी तीनों का एक साथ में 7 आ जाएगा। अब 24 लीटर आपको भरना है और 7 भर रहा है पर आवर, कितना पर आवर, तो कितना घंटा लग जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, यही ऑप्शन में आंसर है, तो इसी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग यहाँ पे तेज़ी से क्वेश्चनों को सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीख नहीं रहे हैं। आप लोगों को ये सब क्वेश्चन पहले सीखा हुआ होना चाहिए, चैप्टर आप लोग पढ़ के आए हो तो आसानी से कर सकते हो। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो आपको बहुत कम समझ में आएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग बताइएगा, स्पेशल हम लोग अलग अलग टॉपिक का भी, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का अलग चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है उसको अलग कर लेंगे और कंसेप्ट वाइज चलेंगे। अगर आप लोग को कम समझ में आ रहा है तो वो सब भी बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक सेक्शन का अलग अलग स्पेसिफाई वीडियो बनाऊँ। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इसी तरह सॉल्व करना होगा, और एग्जाम में किस तरह सॉल्व करना है, हमें सोचना क्या है, उस तरीका को मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, 2017 में अग्रणी भूमिका पुरुष वर्ग के लिए फिल्म फेयर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया। अब फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आमिर खान ने प्राप्त किया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखिए हमने कहा था इससे पहले भी आपको कि अवार्ड रिलेटेड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दशमलवों को आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, और व्यवस्थित करने के बाद दशमलव के मध्यमान के बारे में बताइए। तो मध्यमान के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब बीच में क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि छोटा से बड़ा तक, और छोटा से बड़ा अगर नहीं लिखना चाहते हो तो यहीं पे आप लोग कीजिए, नंबर दे दीजिए। जैसे 0.8 से कोई छोटा है क्या, ये है, तो इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। इसके बाद बड़ा कौन है, ये है, इसको 3 दे दीजिए। इसके बाद ये है 4, ये है 5। अब 5 संख्या में आपके बीच का संख्या क्या आ जाएगा, 5 संख्या में 1 जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या 6/2 तीसरा नंबर का आ जाएगा बीच का संख्या। वैसे भी तो आपको पता ही होगा, इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है कि अगर 5 संख्या है तो बीच में क्या आ जाएगा, 2 राइट में आ जाएगा, 2 लेफ्ट में आ जाएगा, बीच में बचा क्या, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5.74 आंसर हो जाएगा। मध्यमान पूछा है, मध्यमान मतलब बीच का संख्या। ये तो कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ सॉल्व करने का था ही नहीं, आपके सामने सब क्वेश्चन था, बड़ा छोटा पूछ रहा है, तो इतना ईजी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सब इजी क्वेश्चनों से सिलेक्शन नहीं होता है, ये सब कोई बना लेता है उन क्वेश्चनों से। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को आएगा, जिसने ठीक से पढ़ा है करंट अफेयर वही जवाब दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए प्रीवियस ईयर लगाइए कि कहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और उस सेक्शन को आगे के एग्जाम के लिए, जैसे 2017 का पूछा तो आपको 2018 का, 2019 का, ये सब आपको याद रखना चाहिए। और याद, आप जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले ये सब आप अलग एक 50 पेज का कॉपी लेके ये सब कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आप उस समय देख के जाओगे, आपको याद रहेगा। ये सब क्वेश्चनों को चाहे कितना भी याद करो आप भूल जाओगे, तो रिवीजन और मल्टीपल टाइम रिवीजन आपका जरूरी है। इसलिए ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया 41। क्वेश्चन नंबर है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे, कहाँ से, अफ्रीका से। ठीक है, वहाँ से वापस आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। डेट से रिलेटेड पूछ दिया। अब इसमें देखिए बोर्ड मास से रिलेटेड फिर पूछा है क्वेश्चन। अब इसमें आपको प्लस माइनस में चेंज करना है और आपको जवाब देना है इसका आंसर 36 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पॉज करके इस वीडियो को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में छोड़ना नहीं है आप लोग को। यहाँ मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ईजी है, हालांकि मैक्सिमम कम समय में हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन करना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है 43। यदि उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा। इससे पहले हम लोगों ने एक बार पाई चार्ट बनाया था,
ठीक है, पूरब पश्चिम का। तो बार बार आपको पाई चार्ट नहीं बनाना है, एक ही पाई चार्ट एक ऐसे जगह पे बनाइएगा जहाँ पे अगर फिर से दिशा और निर्देश से क्वेश्चन पूछा जाए, दिशा और दूरी से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग उसी चार्ट का यूज़ करके जवाब दे सको। तो इसको पूरब, इसको पश्चिम, इसको उत्तर और इसको दक्षिण। ऊपर तरफ हमेशा उत्तर होता है, ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा, तभी आप लोगों का चार्ट सही बनेगा। उत्तर पूर्व को उत्तर होता है, यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा। अब यहाँ पे उत्तर है और ये पूर्व है यहाँ पे, तो ये उत्तर पूर्व को बोल दिया कि उत्तर होगा, मतलब 45 डिग्री आगे बढ़ा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है उत्तर क्या होगा, तो ये उत्तर है, तो उत्तर भी 45 डिग्री आगे बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, पश्चिम और उत्तर हो जाएगा, पश्चिम और उत्तर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन गलत पढ़ा क्या आप लोग, देखिए फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये उत्तर है, यदि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व उत्तर होगा, उत्तर और पूर्व क्या है, ये है बीच में, तो ये उत्तर होगा 45 डिग्री। तो हमें पूर्व पूछा है, ये पूर्व पूछा है, ठीक है, तो पूर्व भी 45 आगे बढ़ जाएगा, मतलब उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर पूर्व है ना ये, तो उत्तर पूर्व ऑप्शन हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम लोगों को गलती नहीं करना है, अगर गलती थोड़ी हो भी जाती है तो हमें ध्यान रखना है, क्रॉस चेक करना है ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को गलती कोई नहीं करने वाला है। मैक्सिमम 90% स्टूडेंट जो अगर सिली मिस्टेक ना करे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। वैसे में अगर आप गलत कर देते हो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक करने के कारण, तो आपका माइनस में नेगेटिव मार्क्स चला जाएगा और आपका कट ऑफ इजी क्वेश्चन की वजह से नहीं होगा। ये सोच के देखिए कि जब जानते हो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उस वजह से आपकी नौकरी ना हो तो कितना बुरा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोई भी गिलास पैडल नहीं है। अब कथन और निष्कर्ष है, अब कोई भी गिलास जो है वो पैडल नहीं है, इन दोनों के बीच ये पैडल नहीं है, क्या नहीं है, पैडल, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। अब सभी पैडल ब्रेक है, जितने भी पैडल है वो ब्रेक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सभी ब्रेक पैडल है, जितने भी ब्रेक है वो पैडल है क्या, नहीं, ये जो इलाका है ये नहीं है, क्योंकि पैडल जो है वो ब्रेक के बीचों बीच इतना ही इलाका में है। कुछ ब्रेक पैडल है, कुछ ब्रेक, ये जो ब्रेक इतना बड़ा एरिया में है उसका कुछ भाग, ये जो बीच में आप दे रहे हो इसका कुछ भाग है, क्या है, पैडल है, सही हो जाएगा ये। और कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है। अब कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है कि नहीं है हमें नहीं पता है, क्योंकि पैडल तो नहीं है ये कंफर्म पता है, मगर ये जो गिलास है वो इस तरह से भी बन सकता है ना, इस तरह से, इसका वाला एरिया यहाँ पे कुछ हो सकता है कॉमन, तो है कि नहीं है हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसका ये भी हम लोग गलत मानेंगे, ये भी गलत मानेंगे, और ये जो है सही हो जाएगा दूसरा नंबर। अगर बोलता कि हो सकता है यहाँ पे कोई भी ब्रेक गिलास हो सकता है तब सही हो जाता, मगर ये बोल रहा है कि नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि है या नहीं है, तो कैसे जवाब देते। तो इस तरह से ये कॉमन एरिया की वजह से हम उसको नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है, युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। अब क्रिकेट से संबंधित है। अब क्रिकेट अगर आप लोग देखते हो तो इसका नाम तो आपको पक्का पता होगा। हॉकी से रिलेटेड आपको एक बात याद रखना है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद किस लिए याद रखना है, क्योंकि 29 अगस्त को, कितना, 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। तो इस खेल दिवस मनाने के कारण मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे, महान हॉकी के खिलाड़ी थे, लेजेंड थे एक तरह के। ठीक है, तो उस तरह से आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद के बारे में, रेलवे इससे क्वेश्चन बनाता है। टेनिस की बात आए तो टेनिस के बारे में आप लोग बताओ। निशानेबाजी के कुछ प्लेयर का नाम आपको याद रखना है, जैसे मनु भाकर है एगो, मनु भाकर के बाद अभिनव बिंद्रा का नाम आप लोग सुने हो। उसके बाद इसी तरह के दो नाम आपको याद रखना है निशानेबाजी से। ठीक है, क्रिकेट के बारे में आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये सब तो है ही है, मगर उस सब का नाम नहीं पूछेगा। उन लोगों के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जैसे कि विराट कोहली को कुछ दिन पहले ही अर्जुन पुरस्कार मिला है, और MS धोनी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कौन सा सेम मिलता है, ये तो होगा नहीं। आप लोग देखिए इस तरह का कौन है, ये चौड़ा वाला भाग है, ये छोटा वाला भाग है। तो चौड़ा वाला भाग और छोटा वाला भाग के साथ जो लेटा हुआ बाल्टी है वो टच कर रहा है, तो ये तो नहीं कर रहा है, बाल्टी अलग है, गलत हो जाएगा। ये तो पैरेलल है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर डी नहीं,
तीसरा नंबर ऑप्शन में डी सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पहल को कहा जाता है। अब बैंकिंग प्रणाली के भीतर, औपचारिक रूप से बैंकिंग प्रणाली के भीतर जन धन योजना शुरू किया गया था। जन धन योजना का उद्देश्य था कि सभी लोग, जितने भी भारत के लोग हैं, नागरिक हैं, उन सब के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसे लाया गया था 28 अगस्त 2014 को। 29 अगस्त हमने अभी याद दिलाया आपको, खेल दिवस, और 28 अगस्त आपको याद रखना है कि जन धन योजना का उद्घाटन हुआ था, शुरुआत हुआ था, शुभारंभ हुआ था। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिकों में क्रिस्टलीकरण पानी नहीं है? अब क्रिस्टलीकरण पानी जानने के लिए आपको इन सभी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं, NaHCO3 है। जिप्सम क्या है? जिप्सम के बारे में आपको याद होना चाहिए। क्लास 10th का अगर आप लोग बुक NCERT पढ़े हो तो जिप्सम के बारे में आपको पता होगा। उसके बारे में, फिर वाशिंग सोडा के बारे में, और उसके साथ ही कॉपर सल्फेट के बारे में, कॉपर सल्फेट के बारे में। तो जिप्सम हो जाता है हमारे पास CaSO4.2H2O। इसके साथ ही आप यहाँ पे 2 की जगह हाफ H2O भी कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखे होंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जल के अणु इसमें होते हैं। वॉशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा में भी जल के अणु होता है। इसमें होता है Na2CO3 होता है, 0.10H2O। इससे पहले भी हमने इसके बारे में बताया है। पिछला शिफ्ट वाला पेपर जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे वॉशिंग सोडा के बारे में, और डिटेल से हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4, और इसका जो H2O होता है वो ब्रैकेट में इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें आप लोग देखिएगा, क्रिस्टलीकरण पानी, इसमें पानी का अणु है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें आपको पानी का अणु मिल ही नहीं रहा है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। तो आपको बेसिक जानकारी, ये देखिए, ये क्वेश्चन को बहुत हाई लेवल में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग जब पढ़ोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब आपको पता चलेगा कि जब बुक पढ़ोगे, NCERT बुक या कोई भी बुक पढ़ोगे, तो उसमें से आपको क्या याद रखना चाहिए। तो ये सब फार्मूला को भी याद रखना चाहिए। फार्मूला आपको याद भी हो, और अगर क्रिस्टलीकरण पानी के बारे में आपको पता नहीं हो तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगा के जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? अब कपास, ऊन, रेयन, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड समूह से संबंधित नहीं, ये सब तो संबंधित है, एक ही जैसा है। कार्डबोर्ड नहीं हो जाएगा, अब डी हो जाएगा। अब डी इस ऑप्शनों में है, ये नहीं है, मगर रेलवे का क्वेश्चन है, कट पेस्ट करके क्वेश्चन लाया गया है, मेरी गलती है नहीं है। यहाँ पे उन लोग को ABC देना चाहिए था, CD, मगर उन्होंने EFGH दे दिया। फिर भी अपने हिसाब से आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है। तो कोई भी रिएक्शन जब दो तत्व आपस में रिएक्ट करता है, उसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ अगर कोई हीट अगर उत्पन्न हो तो उसे ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। ऊष्माशोषी, ऊष्मा का अवशोषण अगर करे रिएक्शन में, ऊष्मा का अगर अवशोषण करे तो उसे ऊष्माशोषी कहा जाता है। विस्थापन में जब रिएक्शन होता है तो वो अपना जगह बदल के दूसरे के साथ जुड़ जाता है, उसे विस्थापन कहा जाता है। दहन, ऑक्सीजन जो है दहन के लिए ज़रूरी है। एक पुस्तक को 25.65 में 25.65 पैसे में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। मतलब कि 5% की हानि मतलब 95% में, उसका 100% जो है वो CP है और SP 95%। तो उसे इतना में बेचने पर कितना होगा? 31.05 में बेचने पर लाभ या हानि के बारे में पूछा है। तो आपके पास है 25.65 रुपये में बेचने पर 95 आपको मिला, 95%। तो यहाँ पे लिख दीजिए 31.05, तो इसका बराबर कितना हो जाएगा? 95/25.65 इंटू 31.05। इसको सॉल्व कीजिए। इस पॉइंट को इसके साथ काट सकते हो क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। अब 65 इसको 5 से काटिए, 5 5 25 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा, और इसको भी 5 से काटिए तो ये 19 हो जाएगा। उसके बाद इसको आप काट सकते हो 19 से, बिल्कुल काट सकते हो, काट के देखिए। अब इसको सॉल्व करने पर आपके पास कितना आ जाएगा? 503। 19 से काटने पर यहाँ पे काटोगे कितना? 2 से और 7 से,
27 से कट जाएगा, और 27 को जब इससे काटोगे तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 से जाएगा, फिर 1 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, मतलब 115, 15%। 100 उसका CP था, और SP 131 में SP हो गया 115%, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? 50% हो गया क्या? तो 50% आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया जाता है, क्योंकि बेसिक मेथड है। 25.65 में 95%, तो 31.05 में कितना परसेंटेज आपको निकालना है, कितना ज़्यादा है 100 से, जवाब दे देना है। कथन और अवधारणा है, इसको ठीक से पढ़ना पड़ता है। कथन और अवधारणा बनाते समय क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है। कक्षा 5 से छोटी कक्षा छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेक्शन का अनिवार्य कर दिया है। अब स्विमिंग सेक्शन को अनिवार्य क्यों किया है, इसमें कुछ पॉइंट को देखिए। स्विमिंग सेक्शन अनिवार्य स्कूल प्रबंधन, और 5 से छोटी कक्षा के लिए। अब छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग आसानी से सीखा जा सकता है, नहीं किस बच्चे के लिए आसान है, किस बच्चे के लिए कठिन है, ये कोई नहीं बता सकता। कोई तेज तर्रार होता है वो तुरंत सीख लेता है, कोई थोड़ा धीमे गति से चलता है वो लेट से सीखता है। तो स्विमिंग आसान है इसको बताया नहीं जा सकता, ये गलत होगा। स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है। मोरल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट को सर्वांगीण विकास बोलते हैं। तो जी हाँ, वो स्विमिंग के स्कूल में भी स्विमिंग का तैयारी कराया जा रहा है। इसका मतलब स्विमिंग के क्षेत्र में भी वो बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं। सभी क्षेत्र में उसको बढ़ाने के लिए भी स्विमिंग के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो सभी बच्चों का विकास के लिए, जो सर्वांगीण विकास होता है, उसके लिए स्विमिंग को स्कूल वाले लाए हैं। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो केवल अवधारणा 2 ही सही है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। ये त्रावणकोर है। वेलुथम्पी दलवा जो है वो त्रावणकोर से संबंधित है। त्रावणकोर जो है ये भारतीय रियासत थे, एक बहुत बड़ा क्षेत्र में साउथ में भारतीय रियासत था। वहाँ पे वे त्रावणकोर का शासन चलता था, ठीक है। वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते थे। ये 1729 में इन लोगों का शासन चल रहा था। उस समय जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी तो उसके खिलाफ उन लोग विद्रोह करते थे। और मैसूर साम्राज्य के बारे में आप लोग जानते हो कि हैदर अली और टीपू सुल्तान। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को इसका नाम पता होना चाहिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान। ये मैसूर साम्राज्य से संबंधित है। ये दोनों भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो लड़ाई करते थे। विजयनगर एम्पायर जो है, विजयनगरम यहाँ पे लिखा गया, इसको विजयनगर लिखना चाहिए था। यहाँ पे शासन था, इसकी राजधानी पहले हम्पी थी। हम्पी इसकी राजधानी थी, ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम्पी से रिलेटेड पूछा जाता है। और कृष्णदेव राय यहाँ के महान शासक थे। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही तेलानी रामा थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और चोल साम्राज्य के बारे में आप लोगों को कमेंट करना है कि कमेंट बॉक्स में कि चोल साम्राज्य के बारे में आप लोग क्या जानते हो। चोल साम्राज्य भी जो 9वीं सदी से 13वीं सदी के बीच इन लोगों का बहुत बड़े एरिया में महान साम्राज्य था। बहुत बड़े एरिया में शासन इन लोग का चलता था। शक्तिशाली हिंदू शासन था उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से लेखकों को उसके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल्स के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मगमई दाई को दिया गया। किसे दिया गया? मगमई दाई को दिया गया। 2017 में दिया गया था। अब 2018 के बारे में, 2019 के बारे में और 2020 के बारे में भी आप लोगों को याद रखना है, याद रखना चाहिए। तो 2018 में दिया गया था अनीस सलीम को। अनीस सलीम को दिया गया था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया था और इसकी पुस्तक थी द ब्लाइंड लेडीज। क्या पुस्तक थी? द ब्लाइंड लेडीज। द ब्लाइंड लेडीज, लेडीज मतलब यहाँ पे फीमेल है, ठीक है, गलत मत समझिएगा। द ब्लाइंड लेडीज़ के लिए दिया गया था, ठीक है। 2019 में 19 को किसे दिया गया था? शशि थरूर को दिया गया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होगा भी। शशि थरूर। तो
लेखक जो है अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 में अनीस को दिया गया था, 2019 में शशि थरूर को दिया गया था और 2020 में किसे मिला है आप लोगों को पता करना है। अमिताभ घोष इस ऑप्शन में है। अमिताभ घोष को कौन सा पुरस्कार मिला था इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ घोष को मिला। इसके साथ ही 55वां भी दिया जा चुका है, वो किसे मिला है? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को। अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी नाम है, ठीक है, उसे मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55वां क्वेश्चन। वरिष्ठ IAS अधिकारी एस सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 से डैश के नए अध्यक्ष प्रबंधक के रूप में इवेंट जो नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में सेल्वा कुमार को सेल्वा कुमार के जो एक IAS अधिकारी है उसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है उसे स्थापित 1963 में किया गया था, 21 नवंबर को। ये भी बात आपको याद रखना है, कब? 21 नवंबर 1963 को। अब 66 क्वेश्चन देखिए, यदि दक्षिण पूर्व हो जाता है, देखिए फिर से आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप लोगों को दिशा रिलेटेड, दिशा और दूरी संबंधित क्वेश्चन मिले, एक जगह पे एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसका जो चार्ट है वो एक जगह ऐसे बना के रख लो जिसका उपयोग आप लोग बार बार कर सकते हो। ये तीसरा बार हम लोग बना रहे हैं चार्ट, और एग्जाम में आपको तीसरा बार चार्ट नहीं बनाना है। पूरब पश्चिम, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर ऊपर है, ये दक्षिण है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व हो जाता है, ये जो दक्षिण है ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ये 45 एंगल बढ़ा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर ये भी 45 डिग्री एंगल बढ़ेगा, क्योंकि इतना तो 90 हो जाता है ना, ये पूरा 90 हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधा उसका 45 हो जाएगा, तो 45 बढ़ जाएगा, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा वो आंसर में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथनों को विचार करें और निम्नलिखित में से अवधारणा, देखिए कथन है और अवधारणा है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको तोड़िए और समझने की कोशिश कीजिए। कथन और अवधारणा में मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती हो जाता है, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि दोनों ऑप्शन सही होगा। एग्जामिनर की नज़रों से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो बोल क्यों रहा है ऐसा। अंतिम परीक्षा निकट है, अंतिम परीक्षा निकट आ रही है। रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। अब रीना उसकी माँ है, अपनी बेटियों को याद दिलाया। अगर आपका परीक्षा निकट है, आप अपने बारे में सोचिए, और आपके पापा या मम्मी आपको याद दिला रहा है कि आपका परीक्षा निकट है, पढ़ लो, तो वो क्या चाहते हैं? या तो आपके पापा या आपके घर वाले घबराए हैं कि एग्ज़ाम में कहीं फेल ना हो जाए, ये हो सकता है। आपके फैमिली, आपके पापा या मम्मी ये आपको बताना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर सीरियस रहो, तैयारी करो, थोड़ा पढ़ लो ताकि अच्छा से आपका एग्ज़ाम जाए। तो इसीलिए एग्जामिनर इसी सोच के साथ इस तरह का क्वेश्चन बनाता है, और वही सोच अपने लेवल पर आपको सोचना है कि यहाँ पे मैं होता तो क्या सोचता। तो अब देखिए अवधारणा को, देखिए अवधारणा पे चलते हैं। वह चाहती है कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखें। वह चाहती है कि वो अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखे। बिल्कुल, आपके मम्मी पापा भी इसी वजह से आपको एग्ज़ाम के लिए याद दिलाएंगे ताकि याद रखो आप। और वह चाहती है कि वे अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर रहे। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके मम्मी पापा आपके एग्ज़ाम के बारे में आपको बताए तो क्या उद्देश्य है उसके पीछे? कि आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम के प्रति सीरियस रहो ताकि क्रैक कर सको, कट ऑफ क्लियर कर सको, गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सको। तो ऑप्शन दोनों सही हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? आप इनको सॉल्व कीजिए। इसका वर्गमूल आपको पता है क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको पता है? इसका 95 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 और 5 105 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका 55 हो जाएगा। कैसे हमें पता चला? देखिए, जब कोई भी लास्ट डिजिट 5 आए तो हमें सॉल्व करने के लिए, इसका स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर करते हैं और 10 को उसके आगे वाला डिजिट से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा। अगर 95 का स्क्वायर हमें निकालना है तो लास्ट डिजिट जो है 5 है, हमें अगर दिख रहा है तो 5 का आंक मूंद के 25 लिख देना है,
और 9 को 10 से उसका आगे का डिजिट से मल्टीप्लाई करके 90 लिख देना है। क्या वही है क्या दोनों? अब इसको भी आप देखिए, 25 के जगह हम लोग 5 लिखेंगे, 5 जो है वो 25 लिखेंगे, और 5 है तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे 30 लिख सकते हैं, 5 चौका 30 होता है। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 5 का आगे मूंद के 25 लिखेंगे और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 लिख देंगे, 625। तो इस तरीके से जब कोई भी लास्ट डिजिट 5 आ जाए, आपको स्क्वायर निकालना हो तो इस तरह से निकाला जा सकता है। अब इसको देखिए, ये ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, 25 को तो आप 5 लिख दोगे मगर 60 को आप तोड़ नहीं सकते हो, 60 को कंटिन्यूअस नंबर में तोड़ नहीं सकते हो। और इसका आप जब निकालोगे तो वो जी पॉइंट में ही आएगा, कितना भी हो जाए आपको पॉइंट में ही मिलेगा, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। तो ये अगर आपको पता है ये ट्रिक के बारे में, आप लोग ठीक से पढ़े हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ के आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर जरूरी है। जो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते हो उसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर बनाओ। प्रीवियस ईयर आपको पढ़ने में, चैप्टर पढ़ने में मदद करेगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? अब लड़कों में जवानी के समय आप लोग जानते हो, जब 16 साल या 21 साल के बीच किशोरावस्था का उम्र चलता है, उस समय लड़कों में दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगती है, उसकी आवाज़ में गहराईपन आना लगता है। तो वो सब किस वजह से आता है? हार्मोन, उस समय टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो डेवलप होने लगता है, इस वजह से। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का हार्मोन दिया जाता है, ठीक है। पशु हार्मोन के बारे में आपको याद रखना है, कुछ जानबूझ के सर्च करना है आपको और जानना ही है। और थायरॉक्सिन जो है, घेंघा रोग हम लोग के गले में जो होता है आयोडीन की कमी के कारण, वो थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। किस हार्मोन के कारण? थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसने जीता? अब 2018 का पूछा है तो आपको अगले एग्जाम के लिए 2019, 2020, 2021 ये सब भी याद रखना होगा। 2018 में किसको मिला था इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 2018 फेमिना पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही आंसर आपके पास तो यहाँ पे है, अनुकृति वसा को दिया गया था। तो 2019 में किसे मिला है? 2019 में सुमन राव को मिला है, सुमन राव को मिला है। 2020 में किसे मिला है? इसे भी आपको याद रखना चाहिए, मगर 2020 और 2021 में अभी तक दिया गया है नहीं है, कोविड-19 के चलते नहीं दिया गया है। फेमिना मिस वर्ल्ड पुरस्कार मुंबई द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? मुंबई द्वारा। और आपको ये बात भी पता होगा कि 2017 में मानुषी चिल्लर को मिला था, मानुषी चिल्लर, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, वो हरियाणा की थी। 2020 में मनसा वाराणसी को मिला है, 2020 में मनसा, याद आ गया मुझे, मनसा वाराणसी को मिला है। और 2021 में किसे मिला है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, अगला बार में जब इस तरह का क्वेश्चन मैं देखूंगा तो मैं बता दूंगा, दिमाग से अभी भी उतर गया, याद था अभी भी उतर गया। तो इसको अपने लेवल पे सर्च कर लेना है और ये सब क्वेश्चन को तैयार करना है। ये सब क्वेश्चन अगर मैं कहीं भूल जाता हो तो उस हिसाब से मुझे जज करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे एग्जाम देने नहीं जाना है, आपको एग्जाम देने जाना है। तो आपको सही तरीके से ये सब आना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए लगा रहे हो कि किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा क्वेश्चनों को आपको ठीक से पढ़ना चाहिए, चाहे करंट अफेयर हो या फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कुछ भी हो। अब P की वर्तमान आयु 15 साल है, अब P है और Q है। अब P की 15 साल है और Q की आयु 26 साल हो जाती है 6 वर्ष बाद। अब वर्तमान तो नहीं पता, मगर अगर 6 साल बढ़ा देंगे तो 26 हो जाएगा, मतलब कि ये 20 है। और इन दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान आयु का रेशियो तो ये 15 है और 20 है। इसका रेशियो जब आप निकालोगे तो 5 से काट के 5, 3 और 4 कर दोगे, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या है? छोटा से छोटा संख्या आपस में। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये अलजेब्रा ठीक से नहीं पढ़े हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ उस वे में जिस वे में आप लोग एग्जाम में आप लोगों को करना चाहिए। एग्जाम में मैं अगर होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है a + b + c = 2s है, और हमें a + b + c का वैल्यू नहीं पता है। और अगर ये सब को तोड़ेंगे a - b, a - c और s-a, जो इन लोगों को तोड़ेंगे इन तीनों को, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लंबा तो होगा ही, साथ में आधा पेज तो जाएगा ही रफ पेपर का, इसके साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हमें तोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है ना, b = c को 0 ले लेंगे, तब a = मेरे पास 2s आ जाएगा। 0 क्यों लेंगे? अपने मर्जी से लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
ए बी सी का वैल्यू किसी को नहीं पता, जब किसी को नहीं पता है तो अपने से 0 रख देते हैं, जो भी आएगा। हमारे पास 2s तो है, ये है ए का वैल्यू, तो हम अपने से तीनों 0 नहीं रख सकते, नहीं तो सभी 0 हो जाएगा और ए बराबर 2s आ जाएगा। अब ए का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे, अब s माइनस ए का वैल्यू 2s यहाँ पे रखेंगे, इसका होल स्क्वायर है, प्लस अब b को 0 जब लिए तो यहाँ पे सिर्फ एस स्क्वायर बच जाएगा, c में भी एस स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे एस स्क्वायर ऑलरेडी ये वाला ही है, यहाँ पे एस स्क्वायर और एस स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि इसको तो 0 मान चुके हैं ना, इन दोनों को 0 मान चुके हैं, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये तो 3s आ गया, अब 2s में -1s घटाइएगा तो s का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे -s का स्क्वायर कुछ बोलेंगे तो -s का स्क्वायर में -s गुने -s अगर आप कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधे हम लोग एस स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पे 3s स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर है। अब हम लोग सीधे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन को चुनेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 4 को उठाते हैं सबसे पहले, 4s स्क्वायर है, ए का वैल्यू आपके पास कितना है 4s स्क्वायर और यहाँ पे ए का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2s है, तो ए की जगह 2s का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दोगे और इसको 0 और इसको 0 करोगे, ठीक है, तो 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 4s स्क्वायर आ जाएगा, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और हमें पता करना है 4s चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उस तरीके से इसको आप चेक कीजिएगा, मैं इसको चेक करता हूँ दूसरा नंबर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। आपको एग्जाम सेंटर में सभी ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा, अगर जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए सभी ऑप्शनों में चेक करते हुए चलिएगा, अगर पहला आगे तरफ से चलिएगा तो आपको 2 ही को चेक करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, इधर से चलिएगा तो 3 को चेक करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा, मगर चेक तो करना ही पड़ेगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। इजी वे में इसी तरह किया जा सकता है, बी और सी तो 0 है, ये है 0 + 0 प्लस 2a है, अब 2a की जगह, a की जगह आप लोग 2s रखोगे, 2s का होल स्क्वायर है, 2s का होल स्क्वायर मतलब 4s स्क्वायर, ये आ गया आंसर। मैं अगर एग्जाम देता तो एग्जाम में पहले ऑप्शन को भी देखता कि कौन सा ऑप्शन मुझे इजी दिख रहा है और सबसे पहले इजी ऑप्शन को चेक करके काट देता। जैसे इसी ऑप्शन को a + b + c जो है, इसमें b और c को तो मैं तुरंत 0 लिख देता और a स्क्वायर की जगह पे 4s स्क्वायर 2s लिख देता, 2s का होल स्क्वायर तो 4s स्क्वायर आ जाता, ऑप्शन सही हो जाता। और मैं सबसे पहले इसी को सॉल्व करने की कोशिश करता, क्यों करता, क्योंकि ये मुझे सबसे ईजी वे में सबसे आसान दिखाई दे रहा है और सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने b और c को पहले ही 0 माना था। तो इस हिसाब से भी अपना दिमाग का यूज़ करके ऑप्शन को एनालाइज कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया परामर्श प्रोग्राम लॉन्चपैड एक्सीलेंस इंडिया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चनों को याद रखने के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा और करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है कि x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, मगर x का वैल्यू तो एग्जाम में दिया ही नहीं, ऑप्शन में दिया ही नहीं है कि कौन सा होगा, मगर एग्जाम ऑप्शन में क्या दिया गया है कि इन समीकरणों में देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, अब कौन सा समीकरण का उपयोग करके आंसर प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप x का वैल्यू चाहते हो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का जो मूल है, रूट है, वो तो आ ही जाएगा, तो हम लोग एक ही का उपयोग करके निकाल सकते हैं, दूसरा का यूज़ करने का ज़रूरत भी नहीं है और दूसरा को यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये p + q + r है, ये x से कोई संबंध ही नहीं रखता है, तो इसका तो यूज़ भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम का पता लगाइए। देखिए इसको और इसको दोनों सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, ठीक है, और ये पैरेलल है, मतलब क्रॉस नहीं खा रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, 3rd नंबर में। अब इसमें देखिए अब चार्ट दिया गया है और इस चार्ट में मोबाइल फ़ोन उत्पादन के बारे में बताया गया है, मोबाइल फ़ोन के बारे में, और कुल उत्पादित यूनिट जो है वो इतना है, कितना है 1240 पर 3 0, और पूछा गया है कंपनी DEF द्वारा मोबाइल फ़ोन की कितनी यूनिट उत्पादित की जाती है। उत्पादन DEF में 5% उत्पादन करता है, कितना 5%, तो 5% कितना हो जाएगा, देखिए खुद में ये 100% है, 100% इज इक्वल टू 1 2 4 0 और 3 0 यहाँ पे, तो हमें 5%, 1 0 काट देते हैं, तो 1 0 काटने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा। 5% इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5% आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 62000 आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, तो मोसले ने किया था, इसमें मोसली लिखा हुआ है।
ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। डोबेराइन ने क्या किया था? डोबेराइन जर्मन के वैज्ञानिक थे और इन्होंने तिर्यक का नियम दिया था। किसका नियम दिया था? तिर्यक का नियम दिया था, 3 तत्वों का नियम दिया था, 3 तत्वों का नियम। और इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो 3 तत्व है, इन तीनों तत्वों का जो परमाणु भार होता है उस दोनों का एवरेज बीच का होता है। अगर आप तीनों का एवरेज निकालोगे ना तो बीच का संख्या जो हो जाएगा जिसका परमाणु भार जो है वो हो जाएगा। तो उस हिसाब से बताया था डोबेराइन ने। मोज़ले ने तो बता दिया था कि परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। अब न्यूलैंड में क्या किया था? न्यूलैंड ने क्या दिया था? न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। अष्टक का नियम कि 8 गो तत्व होंगे, 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व होगा ना, वो 8वां तत्व खुद में ही उसके गुणधर्म रिपीट करते हैं जो पहला तत्व के साथ है। इसका मतलब यह है कि जो 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उसमें जो 7वां सुर के बाद जो पहला सुर है वो फिर आपस में ही रिपीट करता है। उसी तरह न्यूलैंड ने बताया था कि 7 सुर के 7 गो तत्व के बाद 8वां तत्व जो है वो पहला तत्व के साथ संबंध रखता है। और मेंडेलीव ने क्या किया था? मेंडेलीव ने सबसे पहले परमाणु भार क्रम में व्यवस्थित किया था। क्या किया था? फर्स्ट किया था परमाणु भार के क्रम में सजाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पीरियोडिक टेबल से हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको याद रखना है। अब कथन देखिए, कुछ पिन धातु है, ये पिन है, और कुछ धातु है, पिन धातु बोल दी। अब कुछ क्लिप धातु है, यहाँ पे कुछ क्लिप ले लिए और इसको धातु का नाम दे दिया। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ धातु पिन है। अब यहाँ पे धातु है और वो पिन है, हाँ ये वाला एरिया तो पिन है, एक निष्कर्ष जो है वो पालन कर रहा है। कुछ पिन क्लिप है, पिन जो है वो क्लिप है कि नहीं है हमें नहीं पता, उसके बारे में कोई जानकारी इन दोनों के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए केवल एक निष्कर्ष जो है वो पालन कर रहा है, ये क्वेश्चन गलत है। अब देखिए 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर दूरी तय की जाती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी। अब इसको तोड़िए, देखिए 2/3/4 को आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? इससे मल्टीप्लाई होकर इससे ऐड होता है क्या? इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 और 8 और 3 11/4, 4 लीटर। इतना लीटर कितना किलोमीटर चल जाता है? वो 44 किलोमीटर चल जाता है। तो 1 के बारे में पूछा है तो इसको 1 बनाने के लिए क्या कीजिएगा? 44 × 4 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, तो इसको 4 से काटिए और 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 16 किलोमीटर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी गलत पूछ दिया है। रेलवे 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलती पूछ दिया है, पता नहीं क्यों। ये है श्रृंखला का अगला संख्या आपको पता करना है। इसको देखिए 16 से 18 +2 गया, 18 से 20 +4 गया, ये +2 गया, +4 गया, +2 गया, +4 34, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको a + b का q का फॉर्मूला याद है, पता है, तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लोगे। कैसे? देखिए a + b का q कितना होता है? aq + bq + 3ab × a + b होता है, आपको पता है। अब इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, और a + b ये 0.98 + 0.02 आपके पास 1 हो जाएगा, तो a + b की जगह 1 हो जाएगा। 3ab आप लोग लिखिएगा और aq और bq, तो इसको aq हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये aq लिख सकते हो, प्लस इसको आप bq लिख सकते हो, प्लस 3ab लिख सकते हो, और ये a + b जो है वो 1 हो चुका है, तो 1 को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है कि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो वो वही हो जाएगा। इतना हो गया, इतना लिख दिया हमने, और -1 है। अब इसको देखिए, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे aq + bq + 3ab की जगह आप लोग a + b का q लिख सकते हो क्या? a + b का q लिखोगे और -1 का 1 जो है, और a + b 1 है तो 1 का q -1, और 1 का q 1 ही होगा, -1 = 0 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ फार्मूले याद रखना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो इसको आपको क्यों करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। इसको सॉल्व करना है, इसको भी क्यों करना पड़ेगा। फिर पॉइंट 8 पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 0.2 है, 2 के बाद फिर आएगा। तो इस तरीके से ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि आपको ये फार्मूला याद है कि नहीं है, बस।
तो आपको इसी तरीके से इजी वे में सॉल्व करना चाहिए। इससे बेहतर अगर आप लोगों के पास तरीका है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके सॉल्व करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेट योग का शुभारंभ किया है। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो शुरू किया था, सेलिब्रिटी योग नाम है ऐप का। तो इसने योग से रिलेटेड हमारे जो हर्षवर्धन जी है, पर्यावरण मिनिस्टर जो डॉक्टर है हमारे, वो हर्षवर्धन है, तो उन्होंने ये सेलिब्रिटी योग का शुभारंभ किया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर है। जगत प्रकाश नड्डा कौन मिनिस्टर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं सभी ऑप्शनों को तो बता रहा हूँ, मगर जो इजी है और जो आप लोगों को जानना चाहिए उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। रोड मिनिस्टर कौन है, इसके बारे में आप लोग पता कीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.5 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति बताइए। देखिए, कोई भी रेलगाड़ी किसी पोल को पार करती है तो वो खुद का ही दूरी को पार करती है। इसका मतलब वो एक किसी पोल को या आदमी को पार करेगी तो उसका जो डिस्टेंस है, खुद का दूरी, वो उतना ही दूरी चलती है। अब शुरू करते हैं, क्योंकि वो खुद जहाँ से शुरुआत किया है इसकी दूरी मान लेते हैं कि x है, तो ये शुरू से लेके अंत तक इस आदमी को पार करेगा ना, तो उसकी दूरी x दूरी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड हम लोग जानेंगे, और मैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी तरीका से सॉल्व करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। रेलगाड़ी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 110 मीटर है, और कितना सेकंड में, टाइम कितना है, 13.5, और स्पीड आपको पता है कि स्पीड कितना होता है, s/d/t को स्पीड बोला जा सकता है। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। दूसरा है सेम ट्रेन जो कि 205 मीटर, 200 d2 ले लेते हैं, ये d1 ले लेते हैं, d2 205 मीटर जो है वो चला, और कितना टाइम में, 18.25 सेकंड में चला, ठीक है। यहाँ पे नहीं, नीचे ही लिखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा नोट करने में अच्छा लगे। 18.25। अब इसको देखिए 205 मीटर, इसमें देखिए 110 मीटर। अब 110 मीटर 13.5 सेकंड में, 205 मीटर 18.25 सेकंड में। अब इसको आप 110.95 लिख सकते हो क्या, और इसको आप 13.5 प्लस 4.75 लिख सकते हो क्या, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 18.25 ही तो आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर 205 ही तो आएगा। तो ये सेम चीज़ आपके पास ये सेम आ गया क्या, बचा क्या, 95 मीटर। तो 95 मीटर आपके पास डिस्टेंस है, क्या है, 95 मीटर आपके पास डिस्टेंस, और टाइम क्या है आपके पास, टाइम 4.75 है। आपको निकालना क्या है, स्पीड चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड निकाल लीजिए, उसके बाद किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके मैं बताता हूँ आप लोगों को। 95/4.75 हो गया। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को पहले हटा देते हैं, पॉइंट को हटाने से गुना 100 लिखेंगे। इसको काटिए, इसको कितना से काट सकते हो, 5 से काटिए, 5 नाम 45 और 5 पचे 25, 95, इसको 5 से काटिए 20 हो जाएगा। ये 95 कट जाएगा, आया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। 5 को इसको काटिए 4 बार में, 18 4 कितना हो जाएगा, 72। आंसर कितना आ गया, 72। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 करते हैं, और किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ममता सूर्या की माँ है। ममता जो है वो सूर्या की माँ है, सूर्या की माँ है, फीमेल को माइनस, और ये सूर्या मतलब जो मेल होता है उसको प्लस से डिनोट करते हैं, मगर सूर्या मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता, क्वेश्चन में बताया नहीं गया है, नाम से हम लोग जज नहीं करेंगे। अब ममता के भाई सूर्या से संबंध बताइए। ममता का जो भाई है, इसका भाई है, इसको प्लस बोलेंगे, इसके साथ संबंध क्या है, तो सूर्या इसको मामा बोलेगा, मम्मी का भाई मामा। अब 120 वाट के एक विद्युत लैंप को 8 घंटे का उपयोग किया जाता है। 8 घंटे उपयोग करके एक
द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता है E इज इक्वल टू कितना है, एनर्जी इज इक्वल टू पी पावर और टाइम होता है। तो 120 वाट है और गुने 8 घंटा दिन में उपयोग किया जा रहा है प्रतिदिन, और दिन का ही पूछा जा रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 96 जीरो आ जाएगा क्या वाट। तो वाट को किलोवाट में बदल देंगे हम लोग। वाट को किलोवाट में बदलने के लिए क्या करते हैं, वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये किलोवाट आ जाएगा। किलोवाट को यूनिट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, यूनिट में हम लोग नापते हैं। तो ये 3 के बाद 0 दे देंगे तो 0.96 है, 3 नीचे 3 जीरो है ना, 3 गो के बाद 0 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 9.6 आंसर आ जाएगा इसका सही आंसर। तो इस फार्मूला से ये नॉर्मली जिसको पता था वो 10 सेकेंड में कर लेगा, और नहीं पता था वो नहीं कर सकेगा। तो प्रीवियस ईयर में जो इतने भी आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है सॉल्व करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। कथन और निष्कर्ष है, कथन और निष्कर्ष के बारे, कथन और अवधारणा है। कथन और अवधारणा से रिलेटेड मैंने पिछला 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, अगर समझ में ना आए तो बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगा और सॉल्व भी कर दूंगा, या अगला शिफ्ट में जो पार्ट 5 होगा उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने होते हैं, तो इजी क्वेश्चन को मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को ना आए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं अगला पार्ट में इस सब क्वेश्चन को ऐड कर लूँगा, सॉल्यूशन बता दूंगा। क्योंकि इसमें देखिए प्लस की जगह भागा लिखना है, गुना की जगह प्लस लिखना है, तो तुरंत आप लोग बना सकते हो इसको, आंसर 13 आएगा। 81 देखिए, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 15 लड़के 750 रुपये 5 दिन में कमाते हैं। तो 15 लड़के 5 दिन काम किया तो टोटल 75 काम किया, इसको ऐसे ही रखने देते हैं, तो 750 रुपये कमाएँ। अब 25 लड़के 6 दिन में कितने कमाएंगे वो पूछा जा रहा है। 6 दिन में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका कितना हो जाएगा, इतना आ गया 75 रुपये। तो 15 पाँच कितना, 50 5 5 25, 75 वर्क है मान लेते हैं, टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क निकाल ले। इसका टोटल वर्क यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। 750 रुपये कमाया था 75 में, तो जो 25 है 6 दिन में कितना कमाएगा वो पूछ दिया। 25 को 3 से काटिए, 3 को 2 से काटिए, और 750 गुना 2 कितना हो जाएगा, 1500 आंसर हो जाएगा, 1500 आंसर हो जाएगा। अब 82 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र बताइए। इसका सही सूत्र ये है, इससे पहले भी हमने जब क्रिस्टल या अणु की बात की थी उसमें हमने बताया था इसका फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, H2O, ये जल ही है, जल की अणु ही है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कूट में COCK को अब DL लिखा जा रहा है, ये तो सबको ही बता देगा। C का कितना 3 5 3 और K कितना 11 होता है, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, तो +1 गया क्या, सब में +1 गया। तो अब N का होता है 14, H का होता है 8, +1 देखिए 15 हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा। तो देखिए अब बीच का निकालने की ज़रूरत नहीं, तो F ही हो जाएगा, ये 5 होता है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, IFO। 5 और 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, उसे सिरका कहा जाता है। इथेनॉल, इसमें 2 कार्बन होते हैं, एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है और बाकी जगह पे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये इथेनॉल का सूत्र है, C2H5OH इसे लिखा जाता है, ठीक है। एस्टर के बारे में आप लोग बताइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें इसका आकृति को गिनना है आपको, इस कितने आकृति है आप गिनिए, गिनने की कोशिश कीजिए, टोटल 24 है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे, प्लस cos स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है, cos स्क्वायर 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है, इसका स्क्वायर लिखोगे। cot 45 और tan 45 दोनों का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस sec का क्या हो जाता है, cos जो 60 है उसका उल्टा होगा sec का, तो sec का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 3 3 6/4 प्लस 5। इसको काट दीजिए ना, यहीं पे 3/2 लिख दीजिए। अब 5 दूना 10 और 10 और 3 13/2 हो जाएगा आंसर।
निम्नलिखित में से आकृति को गिने। देखिए इसको मैं पिछला वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ा, ये मैं खुद बता देता हूँ। देखिए वो भी इजी था, ये भी इजी है। 1 2 3 4 और ये आपस में जोड़ता है सबसे बड़ा 5, और ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ये 6 7 8 9 और ये पूरा वाला एक सबसे बड़ा वाला जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 10 होगा। तो ये वाला 10 एरिया है तो इसमें भी 10 गो हो जाएगा। और 10 10 20 हो गया। 20 होने के बाद आप इसको गिनिए, ये एक जो बीच वाला है ये एक हो जाएगा 21, तो टोटल 21 हो गया इसका। सही आंसर 2 हो गया ऑप्शन नंबर। अब 89 जो सुनने वाले रेंज के लिए आवृत्ति होता है श्रवणीय रेंज की, उसके साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। उन ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। देखिए इंफ्रासोनिक का क्या होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। हर्ट्ज मतलब इतना से इतना के बीच जितने भी ध्वनि उत्पन्न होती है हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा जब होता है उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। 20,000 से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। 20,000 से कम हो जाए श्रवणीय रेंज के इंफ्रासोनिक बोलते हैं हम लोग। और इससे भी ज़्यादा हो जाए जैसे सुपरसोनिक किसको बोलते हैं? सुपरसोनिक हम लोग जो हवा की गति है, हवा की गति कितना है? 343 जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड, तो इतना स्पीड से जब ज़्यादा हो जाता है ना तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। और इंफ्रासोनिक जिसे हम लोग सुनते हैं, अल्ट्रासोनिक जो 20 से अधिक हो जाता है उसको बोलते हैं। इंफ्रासोनिक हम लोग नहीं सुनते हैं। इंफ्रासोनिक जो होता है ना उसको हम लोग नहीं सुनते हैं, हम लोग ऑडिबल सुनते हैं, श्रवणीय ध्वनि ही बोलते हैं उसको। 20,000 से जो कम होता है उसको इंफ्रासोनिक बोला जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20,000 से कम की जो आवृत्ति होता है, जैसे 0 से 20 तक जो आवृत्ति होता है उसको इंफ्रासोनिक बोला जाता है। 20,000 से अधिक जो होता है उसको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। अल्ट्रासोनिक हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक कौन सुन सकता है? इंफ्रासोनिक हाथी सुन सकता है, गैंडा सुन सकता है, ये सब जानवर, व्हेल मछली जो होती है, परपाइजेस मछली जो होती है, वो सब सुन सकती है इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक कौन सुन सकता है? अल्ट्रासोनिक कुत्ता सुन सकता है, ठीक है, कुछ जानवरें, लोमड़ियाँ सुन सकती है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड सुनती है। सुपरसोनिक जो है, जो हवा की गति है उससे भी तेज गति जिसका होता है, जैसे सुपरसोनिक हेलीकॉप्टर, जो जेट मिसाइल होती है वो सुपरसोनिक होती है। मिसाइल सुपरसोनिक होती है क्योंकि हवा की स्पीड से भी तेज गति से वो गति करती है। तो उस तरह से सुपरसोनिक के लिए, हवा से ज़्यादा गति के लिए जिसका स्पीड होता है सुपरसोनिक बोल देंगे। अल्ट्रासोनिक जो है वो हम नहीं सुन पाते हैं। 20,000 से अधिक की ध्वनि को जो होती है उसको बोल, आवृत्ति की होती है ध्वनि, उसको बोल देंगे इंफ्रासोनिक। 20 आवृत्ति से 0 तक का जो होता है उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए। मैंने इससे पहले 4-5 क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष के सॉल्व कराए हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2018 में सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य को दिया? तो सबसे अच्छा झांकी महाराष्ट्र को मिला था 2018 में। इस साल किसको मिला है? इस साल यूपी को मिला है। जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, उसकी झांकी बनाया गया था। अब इसका यूनिट डिजिट निकालिए। देखिए 7 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 7 का 1 अगर पावर रहेगा तो 7 लिखेंगे, 7 का 2 रहेगा तो 9 होता है, 49 होता है। 7 का 3 में 9 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 होता है यूनिट में। और 7 का 4 में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। और 7 का जब 5 आता है तो फिर ये 7 आ जाता है, आपस में यहाँ पे रिपीट हो जाता है। फिर ये भी रिपीट होगा, फिर ये भी रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा। मतलब ये साइक्लिसिटी जो होता है ना वो 4 होता है सभी के लिए। तो इसको देखिए 95 को 4 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 से 8 जाएगा, 15, 12, 4 तिया 12 और 3 आ जाएगा। मतलब 7 का 3 क्या आ जाएगा? 7 का 3 3 आ जाएगा यहाँ पे इसके लिए। और 3 का 58 में 58 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा? 1 गया 18 और 16, 17, 18, 2 आ जाएगा। मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब 3 - 9 देखिए आपके पास -6 आ जाएगा। अब माइनस में आ गया है तो यूनिट डिजिट माइनस में नहीं लिखना है, क्या करना है? +10 ऐड करना है तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4 यूनिट डिजिट।
यूनिट डिजिट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिसिटी हर नंबर का 4 होता है, 4 से डिवाइड कर देना है उसका जो पावर है उसको, और जितना आएगा, जैसे 7 का क्यू आ गया तो 7 का क्यू में यूनिट डिजिट 7 इंटू 7, 7 को 3 बार गुना कीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7, अब 7 7 49 होता है। अब इस 9 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 63, तो ये 3 आपको लेना था यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध में वो 200 ग्राम पनीर बनाती है। कितना? 1 लीटर या केजी यहाँ पे मान लीजिए ये 200 ग्राम बनाती है, और वो बोलती है कि 1 लीटर का 40 रुपये है, तो रोज़ाना कितना बनाती है? तो वो 200 ग्राम तो बना दिया, अब 1 केजी इसको बना दीजिए ना। 1 केजी बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 1000 ग्राम आ जाएगा। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होता है, आपको पता है ये बात। और यहाँ पे ये 40 रुपये आ जाएगा, तो 40 रुपये में 1 केजी मिल गया हमारे पास, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 केजी दूध चाहिए। 5 केजी, ये 40 अभी नहीं लिखते हैं। 5 केजी दूध में हम लोग 1 केजी बना सकते हैं। कितना? 5 केजी दूध में 1 केजी पनीर बना सकते हैं। 5 केजी दूध का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 केजी का 40 रुपये है, तो 5 केजी का 200 हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। 200 रुपये में कितना बनाते हैं हम लोग? 1 केजी पनीर। अब वो बोल रहा है कि 40 केजी हमें चाहिए। कितना? 20 केजी चाहिए पनीर, 20 केजी चाहिए। इसको 20 कर देते हैं, 20 केजी पनीर को कर देते हैं, तो इसको भी तो 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4000। 200 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4000 आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, देख के आप लोग इसका जवाब दे सकते हो। ग्राफ को देखिए और पूछा जा रहा है 3 राज्य दिया गया है, चाय की खेती का कुल क्षेत्रफल है। अब तमिलनाडु जो है, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्र कितना प्रतिशत अधिक है? पश्चिम बंगाल में 22% है, तमिलनाडु में 16% है। पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत है? 16 से 22 6% है क्या? ज़्यादा 6% है, तो 6% हम लोगों को जवाब देना है। देखिए यहाँ पे 6%, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकती है। अब प्रकाश की किरण जो है वो पानी से ग्लास मतलब कि कांच में जब जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, ठीक है, तो सामान्य की ओर धीमी हो जाती है, उसकी गति भी धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो थोड़ा सा दूर हो जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाने पर थोड़ा सा वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब किसको बोलते हैं? जहाँ पर जिस एंगल से आए प्रकाश की किरण, जहाँ पे टकराए, उसमें अगर एक लंब अगर खींच दोगे, बीच में सीधा लंब अगर खींच देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो इस किताब का नाम है द गॉसिप ऑफ यूदास। तो बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। 98 क्वेश्चन देखिए। अब कांच पारदर्शी, जिस तरह से कांच है पारदर्शी होता है, लकड़ी अपारदर्शी होता है, इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 21 जनवरी से 8 जनवरी 2018 तक आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम के उद्घाटन संस्करण का सभी श्रेणियों की विजेता राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा रहा? हरियाणा ने वहाँ पे सबसे अधिक मेडल जीता था, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर के तो मैक्सिमम 110 क्वेश्चन पूछा गया है, 100 में 10 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर पूछा गया है। और पूछा क्या गया है? इवेंट, अवार्ड दिया गया, प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछा गया, प्राइज भी पूछा गया है। ये 100 नंबर और अंतिम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। कथन है और तर्क है, क्या 21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त होते हैं? मतलब अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आप लोग क्या ज़्यादा तनाव लेते हो? अभी तो तनाव ले ही रहे हो सब कोई, कोरोना का काल है, ऊपर से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, सब कोई तनाव में है, तो तनाव तो ले ही रहा है। तो अब देखिए तर्क हम लोग समझते हैं कि एग्जामिनर ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे तर्क क्या है।
हाँ, किशोर की धारणा है कि वे सभी क्षेत्र में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। ये तो सब कोई करते हैं। आप भी किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र हो, पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश करते हो, सफल होने की कोशिश करते हो, और विफल को स्पष्ट रूप से अस्वीकार होने के सीखने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। अगर विफल हो जाते हो, फेल हो जाते हो, तो हम लोग निराश हो जाते हैं, मगर फिर हम उस चीज़ को एक अच्छा नए अवसर के रूप में भी उसको देख सकते हैं, और देखते भी है कि इस बार नहीं हुआ तो अगले बार ज़रूर कुछ हो जाएगा, या नया रास्ता ढूंढते हैं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि अस्वीकार्य जो होने पर सीखने और अवसर के रूप में उसे देखा जाता है। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है नहीं, तनाव एक सापेक्ष धारणा है। मतलब तनाव जो होता है कम समय के लिए, सापेक्ष छोटे समय के लिए है, जिसे मार्गदर्शन से प्रतिबंध किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी अभी आपको बताया कि रेलवे की तैयारी के लिए जो आप लोग तैयारी करोगे तो कैसे करोगे, तो तनाव ले लेते हो कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, करंट अफेयर कितना साल का पूछा जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हम लोग तनाव लेते हैं। मगर ये कम समय के लिए होता है, ये भी सही है। मगर कम समय के होने के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर के क्वेश्चनों को आप लोगों को प्राइज़, अवार्ड, इवेंट, वो सब आपको याद रखना चाहिए, उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तब जाके आपका और जवाब देने में अच्छा लगेगा। आपको 10-15 क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व होंगे। सही मार्गदर्शन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी सॉल्व करके जान सकते हो। यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व कराया जा रहा है, साथ में ऑप्शन भी बताया जा रहा है, सही तरीका का मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप लोगों को ये ऑप्शन भी सही मानना होगा, और ये सही है। तो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ये पार्ट 4 था, ये पार्ट 3 नहीं है, पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 है। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पार्ट 3 नहीं, पार्ट 4 है। हमने पार्ट 3 तक जो है वो पहले ही अपलोड कर चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस क्वेश्चन को भी देखिए। 300 क्वेश्चन वहाँ और प्लस यहाँ 100 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हम लोगों को 35,000 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा है तो पूरे 135 शिफ्ट का टोटल मैं वीडियो बना के इस तरह अपलोड कर दूंगा। उसके लिए एक काम करना होगा आप लोगों को, क्या आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में इस चैनल को, वीडियो को शेयर करना होगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहें, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहें, और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को मजबूत करने का और बेहतर करने का प्रयास करें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।